जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज और भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें से हम लोग को फसलों की खेती के बारे में पढ़ना है। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं, चारा वाली फसलें हैं, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक इसकी खेती को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, अगर आप लोग का एग्जाम होता है तो इनसे आप लोग को क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन जो भी इसमें बताया गया है उसका आंसर को कमेंट करना है। उसके बाद हम जब आंसर बताएंगे उसको आप अपने आंसर से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, धान का वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है ओराइजा सेटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम, जियामेज, ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। अगर हम बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम, तो यह जो है गेहूं का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। जियामेज यह जो है मक्का का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। और ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वह गेहूं का एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं धान का परिवार है, ठीक है। तो धान का ऑप्शन है ग्रेमनी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी, टिलियेसी, ठीक है। तो धान जो है घास परिवार में आता है, घास परिवार को हम लोग ग्रेमनी कहते हैं, ठीक है। और ग्रेमनी का दूसरा नाम क्या है, पोएसी। तो वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। ग्रेमनी का दूसरा नाम है पोएसी, कहीं कहीं आप लोग को पोएसी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेगुमिनेसी जितने भी दलहन फसल है, ठीक है, जितने भी दलहन फसल है उन सभी का परिवार लेगुमिनेसी है, ठीक है। टिलियेसी है जूट का फैमिली जो टिलियेसी है, ठीक है। और कंपोजिटी है सूर्यमुखी और कुसुम का, ठीक है, कुसुम। इन सभी का फैमिली क्या है, कंपोजिटी। आप लोग सभी पॉइंट को नोट कर लेना, क्योंकि सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना किसी एग्जाम में सभी पॉइंट पूछे ही गए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। धान में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक है। मैंने धान पर एक पहले वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं अगर आप उस वीडियो को पढ़ लेंगे तो आप लोग से लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएंगे। ऑप्शन है हमारा 20, 24, 14 और 16, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। और यही 24 को जब हम पलटा देंगे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 42 जो है गेहूं का गुणसूत्र संख्या है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, धान के गुणसूत्र की संख्या को पलटा देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं धान का उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। धान क्या होता है, धान जो है वह पानी में होता है, ठीक है। पानी कहाँ होता है, पानी जो है समुद्र में होता है। और समुद्र का अंग्रेजी क्या होता है, समुद्र का इंग्लिश होता है CSEA। सी का यहाँ फुल फॉर्म क्या होगा, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूर्वी, एशिया का मतलब एशिया, ठीक है। तो धान का उत्पत्ति स्थल इस प्रकार से आप लोग कुछ ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ठीक है, कि धान का उत्पत्ति स्थल क्या होगा, SEA, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं धान का पुष्पक्रम कहलाता है पेनिकल, एरोब, स्पाइक, रेसिम, ठीक है। तो पुष्पक्रम का सबसे पहले मतलब क्या होता है, उसका फ्लावरिंग पार्ट जिसमें उसका फूल बनता है, ठीक है, फ्लावरिंग पार्ट। अगर हिंदी में बात करें सामान्य भाषा में, उसके बाली को, ठीक है, उसके बाली को जो पुष्पक्रम कहते हैं, तो उसका अलग अलग नाम होता है। तो धान के पुष्पक्रम को बोलते हैं पेनिकल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एरो बोलते हैं गन्ना को, ठीक है। स्पाइक बोलते हैं गेहूं को, और जो है बाजरा को भी बोलते हैं स्पाइक, ठीक है। रेसिम बोलते हैं सरसों को। तो ये सभी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को आगे भी पढ़ने हैं, तो इसलिए आप लोग सभी पॉइंट को नोट करते चलें। आगे बात करते हैं धान में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या है। ऑप्शन है ग्लूटीन, ओराइजिन, जीन, सभी, ठीक है। अगर आप लोग को आ रहा है तो आप लोग आंसर को कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओराइजिन, ठीक है।
अगर हम बात करें और ऑप्शन की, तो ग्लूटेन जो है वो गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटेन बोलते हैं। जीन जो है वो मक्का में पाया जाता है, ठीक है, कितना होता है, मक्का में 10% प्रोटीन होता है, गेहूं में 11 से 12% प्रोटीन होता है, ठीक है। धान में बात करें तो अगर सफ़ेद धान है तो उसमें 6 से 7% होता है, अगर भूरा धान है तो उसमें 7 से 9% होता है, 7 से 9, ठीक है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए। धान में बौनापन का कारण, ठीक, मतलब धान में बौनापन के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, डीजीऊ जीन, नोरिनटेन, जिम्पिंग जीन, ननोतेज, ठीक है। धान में आप लोग को पता होगा धान में बौनापन के लिए क्या है, डीजीऊ जीन है, ठीक है। गेहूं में बात करेगा तो नोरिनटेन है, नोरिनटेन बोनापन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सफ़ेद धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, तो मैंने पीछे ही बताया था, सफ़ेद धान में होगा 6 से 7%, ठीक है। अगर पूछेगा भूरा धान तो वो हो जाएगा कितना, 7 से 9% तक, ठीक है। भूरा धान का मतलब क्या होता है, जब धान की कटाई खेत से करते हैं तो जब उसका ऊपर का जो छिलका, ऊपर का जो लेयर होता है वो जब हटा देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ब्राउन कलर का उसमें एक लेयर चिपका होता है, उसको बोलते हैं, उसमें उसको बोलते हैं ब्राउन धान, यानी कि भूरा धान बोलते हैं। उसके बाद धान का प्रथम संकर किस्म कौन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है CORH1, ठीक है। वह अगर पूछेगा बासमती धान का तो वो हो जाएगा PRS10, ठीक है। ये है बासमती धान का, बासमती धान का संकर किस्म, ठीक है। IR8 का मतलब है इंटरनेशनल राइस 8, ठीक है। इसको कहा जाता है विश्व की प्रथम जादुई धान की किस्म, ठीक है, विश्व की जादुई धान, ठीक है, विश्व की जादुई धान, ठीक है। और जया को कहा जाता है भारत की जादुई धान, भारत की प्रथम लिख लीजिए, प्रथम जादुई धान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिराकल राइस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। खेती और उत्पादन दोनों ही सबसे अधिक जो है वो रोहतास में होता है, ठीक है। आगे है, किस राज्य के लिए धान, यहाँ धान होगा, ठीक है, यहाँ धान कर लीजिए आप लोग। किस राज्य के लिए धान जो है लोगों का जीवन है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश। देखिए, धान लोगों का जीवन, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर बिहार के लोगों को जो है ना 1-2 दिन तक धान, मतलब कि चावल में अगर खाने में अगर भात नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको 3-4 दिन के बाद उसको खाने में भात चाहिए ही चाहिए, ठीक, नहीं तो क्या होगा, उसका मन नहीं भरेगा, उसका पेट नहीं भरेगा। इसलिए कहा जाता है कि बिहार के लोगों के लिए क्या है, धान जीवन है। आगे बात करते हैं, बिहार में धान खेती कितने हेक्टेयर में की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 53 लाख हेक्टेयर, 33 लाख हेक्टेयर, 21 लाख हेक्टेयर, 29 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी करते चलिए अगर आप लोग को आ रहा है तो। आगे बात करते हैं, संसार का 90% धान किस महादेश में उत्पादन होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एशिया, ठीक है। और इसमें भी जो है ना, इसका अधिकांश भाग जो है भारत और चाइना मिलकर करते हैं, भारत और चीन मिलकर ही अधिकांश धान इसका उत्पादन कर देते हैं। धान की अच्छी पैदावार के लिए कितना तापमान होना चाहिए, 10 से 12, 20 से 25, 12 से 16, 30 से 40 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर हमारा बी, 20 से 25 डिग्री सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर अगर एग्रीकल्चर का कोई भी अगर एग्जाम होता है तो 10 एग्जाम में से 8 एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, वो होता है खैरा रोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खैरा रोग की खोज कौन किया था, एक GBPUAT, इसका आप लोगों को फुल फॉर्म कमेंट करना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। GBPUAT एक प्रोफेसर था, उनका नाम था डॉक्टर YL नेने, ठीक है। उन्होंने जो है 1966 ईस्वी में पता लगाया कि धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि धान में खैरा रोग की खोज किसने की, तो डॉक्टर YL नेने ने, कब, 1966 ईस्वी में। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, एथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है।
VVI क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक का मतलब होता है बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, नील हरी शैवाल, एजोला, ए और बी। देखिए नील हरी शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं BGA। ठीक है, कभी कभी क्या होता है BGA का फुल फॉर्म भी एग्जाम आता है। बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, ए मतलब एलगी। ठीक है, यानी कि अगर इस फुल फॉर्म की बात करें तो ब्लू ग्रीन ALGAE। ठीक है, ब्लू ग्रीन एलगी का मतलब हो गया नील हरी शैवाल। ठीक है, और एजोला, दोनों का उपयोग जो धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में होता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, धान के कटाई के समय दानों में कितनी नमी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ नमी होगा कितने परसेंट होगा, कितना परसेंट नमी होना चाहिए। ठीक है, 24%, 14%, 10%, 8%। तो जब हम खेत में जब धान लगा होता उसमें जब कटाई करते तो उसमें नमी चेक करते। ठीक है, उस समय 24% उसमें नमी होना चाहिए। वही अगर पूछा जाएगा कि जो है भंडारण के समय, ठीक है, तो भंडारण के समय हो जाएगा 14%। भंडारण में कितना हो जाएगा 14%। धान की पौध, पौध का मतलब होता है जो धान का जो छोटा पौधा होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीडलिंग। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि कोई अगर बीज, ठीक है, बीज से जो छोटा पौधा जो निकल कर आता है जो बहुत छोटा होता है उसको बोलते हैं सीडलिंग। ठीक है, तो धान का जो पौध होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पौध। पौध को अधिकतम कितनी गहराई तक लगा सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अधिकतम हम लोग जो 3 सेंटीमीटर तक लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो धान का जो पौध होगा जो सीडलिंग होगा वो मर जाएगा। संकर धान का बीज दर कितना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकर धान का बीज दर होता है 15 kg पर हेक्टेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं बोरो धान की किस्में। ठीक है, जब क्लास 12 में थे उस समय भी हम लोगों ने याद किया था कि जो भी किस्म आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो बोरो धान की किस्में गौतम प्रभात रिछारी, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को जो है नोट कर लेना है। आगे बात करते हैं हम लोग संकर धान की किस्में PHB 71, पंत, संकर धान 1, KRH 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे है रवि धान को क्या कहते हैं। ठीक है, रवि धान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बोरो धान, खरीफ धान, गर्मा धान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रवि धान को ही बोलते हैं बोरो धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें, ठीक है, तो रवि धान की बुआई का समय कब है। ठीक है, अगर हम इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि किसका बुआई का समय कब है। ठीक है, तो इसका बुआई का समय है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, और इसका कटाई का समय कब है, अप्रैल। इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और आ चुका भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें स्टार भी लगा सकते हैं, 3 स्टार, बहुत बार इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं हम लोग भारत के किस राज्य में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे बात करते हैं रबी धान की बुआई का समय कब है। ठीक है, मैंने पीछे बताया था, तो रबी मौसम कब आता है, अक्टूबर नवंबर में आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। आगे बात करते हैं बिहार में धान की उत्पादकता। ठीक है, उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि उत्पादन पर हेक्टेयर। ठीक है, ये क्या होता है, उत्पादन पर हेक्टेयर, इसको बोलते हैं उत्पादकता। ठीक है, तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन नंबर डी, 2525 kg पर हेक्टेयर जो धान की उत्पादकता है। ठीक है, 1 kg धान के उत्पादन में कितना पानी की खपत होती है, कितना जल की खपत होती है, वो होता है 5000 लीटर। आगे SRI का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, तो SRI का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, स्लो राइस इंटेंसिफिकेशन, नन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है,
कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भंडारण के समय धान के बीजों में कितनी नमी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ नामी लिखा गया, नमी होगा। ऑप्शन है 18%, 16%, 14% और 24%। ठीक है, मैंने पीछे ही बताया था, जब हम स्टोरेज करते हैं, जब हम गोदाम में उसको रखते हैं, उस समय उसको जो है 14% इसमें नमी होनी चाहिए। ठीक है, और जब कटाई करते हैं उस समय 24%। आगे है चौर एवं गहरे पानी वाले प्रभेद है। चौर एवं गहरे पानी से इसका मतलब है कि कहीं कहीं क्या होता है, बिहार में बाढ़ भी आता है। अगर उस कंडीशन में, अगर खेत में अगर हमको धान की रुपाई करनी है, तो उसमें हम लोग गहरे पानी में जो वैरायटी उग सकती है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो उसका वैरायटी है यहाँ पर सुधा, जानकी, विदेही, इनमें सभी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं ऊपरी ज़मीन वाली। ठीक है, ऊपरी ज़मीन का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग धान की खेती तो करते हैं, वहाँ पर पानी पटाख करते हैं। ठीक, वहाँ पर कोई बारिश के पानी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो सहभागी, शुष्क सम्राट, सबौर द्वीप। ठीक है, इस तीनों तो है ही। इसके अलावा और कौन कौन है, इसके अलावा है तुरंता और प्रभात। ठीक है, जितना अधिक वैरायटी आप लोग को याद रहेगा, उतना आप लोग को वैरायटी पर ज़्यादा पकड़ रहेगा। ठीक है, अभी आप लोग वैरायटी को याद कर चलिए, फ्यूचर में आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो, और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुगंधित धान की किस्में। ठीक है, ये भी जब हम लोग क्लास 10 में 12 में थे, उसी समय हम लोगों ने याद किया था। सुगंधा, कामनी, कतरनी, सोनाचूर, बादशाह भोग। ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन है, सुगंधा है, कामनी है, कतरनी है, यहाँ पर और हो जाएगा सोनाचूर। ठीक है, सोना चूर, और कौन हो जाएगा, बादशाह भोग, सोनाचूर, बादशाह भोग। आगे बात करते हैं मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में। ठीक है, सबौर अर्धजल, सबौर श्री, सीता, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पन के कितने दिन के बाद धान की कटाई करनी चाहिए। ठीक है, जब उसमें बाली निकल जाता है, जब उसमें फ्लावरिंग हो जाता है, उसके 1 महीने के बाद, मतलब कि 30 से 35 दिन के बाद उसमें उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं बिहार में गर्मा एवं बोर धान की खेती कहाँ होती है। कोसी क्षेत्र, मिथिलांचल क्षेत्र, ए और बी, नन। ठीक है, नन का मतलब कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बिहार में जो है 33 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। ठीक है, जिसमें से 32 लाख हेक्टेयर में खरीफ धान खेती और 1 लाख हेक्टेयर में जो है रबी धान खेती होती है। ठीक है, और गर्मा और बोरो धान खेती होती है। तो गर्मा और बोरो धान खेती कहाँ होती है, तो कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में। ठीक है, और 32 लाख हेक्टेयर में पूरे बिहार में खेती होती है खरीफ मौसम में। आगे बात करते हैं बिहार में कितने % क्षेत्रफल में धान खेती होती है। 22, 25, 41, 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 41% क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर पूछा जाए परसेंटेज में तो 41%, अगर पूछा जाए कितने लाख हेक्टेयर तो 33 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, बिहार का धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। कहा जाता है कि इसको रोहतास को, जहाँ पर धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, खरीफ धान के बुआई का समय है। ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च, मई, जून। देखिए खरीफ का समय कब आता है, जून जुलाई में, तो जहाँ पर जून लगा होगा उसका अभी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।